विपक्ष का आत्मसमर्पण करना ही लोकतंत्र के लिए घातक है। बॉबी पंवार किसकी लड़ाई लड़ रहा है? बॉबी पंवार अगर उस जो है पेपर लीक के वो इशू को ना उठाया था, इस देश में क्या कानून बन पाता? और बॉबी पंवार अपने घर की लड़ाई तो लड़ नहीं रहा था। और जो दिल्ली मुंबई की बातें हैं, इन तमाम बातों से अलावा इस बात पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार उस पौड़ी लोकसभा में जहाँ भुवन चंद खंडूड़ी इतने लंबे समय तक रहे, जहाँ तीरथ सिंह रावत रहे, जहाँ सतपाल महाराज रहे, जहाँ हेमंत नंदन बोगड़ा जैसे बड़े चेहरे रहे, बिल्कुल उस पौड़ी लोकसभा के लोग भाग क्यों रहे? पकड़ पकड़ के लोगों को ले जाया जा रहा है। जो पकड़ के नहीं जा रहे हैं उनको प्रलोभन दे के ले जाया जा रहा है। जो नहीं जा रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि भाई तेरा स्टोन क्रेशर है, तेरा खनन का पट्टा है, तेरा फलानी जगह प्रॉपर्टी का धंधा है, तेरा फलाना डिम्पना, ये सब कर आके बस एक भूमिका बनाई जा रही है और वो लोग जा रहे हैं। वहाँ सामने प्रचंड बहुमत 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास और राजू भंडारी जैसे लोग जो चुनकर आए हैं, वो उस दल में क्या करने जा रहे हैं? उनको लोकसभा का टिकट तो मिला नहीं, उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। आखिरकार वो क्या करने वहाँ गए? आज अगर अंकिता भंडारी का परिवार परेशान है तो उसका सबसे मुख्य कारण आशुतोष है और महेंद्र भट्ट का अपना भाई, सगा भाई, अच्छा, उसी विधानसभा बैकडोर भर्ती में लगा। तो आपने क्या किया कि अधूरा निर्णय लिया। और अधूरा निर्णय अगर एक विधानसभा अध्यक्ष लेंगे तो वो इसी लोकतंत्र के लिए घातक होगा। और ये जो परिपाटी है कि विपक्ष आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, जो जनता के सवाल उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है, ये इसलिए गंभीर है कि सत्ताएं आती और जाती रहती हैं। आज भाजपा की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की थी, उससे पहले भाजपा की थी, उससे पहले इनकी, ये सब बदलता रहेगा। लेकिन असल सवाल ये कि ये प्रदेश बचेगा कैसे? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बगछट पे। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। साथियों, आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। सभी जनप्रतिनिधि अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जिन राज्यों में प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में जो नामांकन प्रक्रिया है वो भी संपन्न हो गई है। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें हैं और पिछले 10 सालों से 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का अपना दबदबा रहा है। उत्तराखंड की जनता ने भाजपा की झोली में ये 5 लोकसभा सीटें दी हैं। लेकिन इस बार क्या समीकरण बदलेंगे, क्या कुछ इस बार रहेगा, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जो अपनी बेबाकी निर्भीकता के लिए जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बगछट में। धन्यवाद। रावत जी, लंबे समय से आप पत्रकारिता आपने क्षेत्र में देखा है, चुनाव को कवर किया है, तो क्या माहौल इस बार बनता हुआ नज़र आ रहा है? ये जो चुनाव है इसमें ऐसा लगता है कि जैसे मुद्दे ही गौण कर दिए गए हैं जी। और मुद्दे गौण करने का जो इशू है ये बेहद घातक है जी। अभी कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे कि हमारे प्रदेश में बहुत तेज़ी से बात आ रही थी कि भाई मूल निवास पर चर्चा होनी चाहिए, भू कानून होना चाहिए, जो अग्निवीर है उस पर चर्चा होनी चाहिए जी। लेकिन इस चुनाव में कोई इन लोगों पर, इन बातों पर जो है चर्चा करने को तैयार नहीं। और दरअसल क्या है कि जो इशू हैं उन इशूज़ के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? ये जो उत्तराखंड है, इस प्रदेश की मांग इसलिए की गई थी कि रोजगार को लेकर लड़ाई होती थी। उत्तर प्रदेश के लोग हमारे दुश्मन तो थे नहीं, मतलब हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें भी लिखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। लेकिन जब लड़ाई इस बात को लेकर आई कि हमारा आदमी आखिर कब तक जो है बाहर जाकर 2, 4, 5, 6 हज़ार की नौकरी ढूंढेगा, तो अपने राज्य की मांग की गई। आज इस पॉइंट पर हम खड़े हैं कि हम कह रहे हैं कि आज स्थिति ये हो गई कि इस देश ने कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जब उत्तराखंड के सैनिक ने अपनी शहादत नहीं दी। तो जो कल तक हम गर्व करते थे इस बात के ऊपर, आज आशंकित हो गए हैं उसी अग्निवीर को लेकर कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी आज कहती है कि हम अग्निवीर योजना लाई, बहुत शानदार है। हमने कहा अच्छी है तो ठीक है, आप कीजिए इसको, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर उसी पौड़ी लोकसभा से जो निर्वाचित हुए 4-5 बार में जनरल खंडूड़ी, बिल्कुल, अगर ऐसी योजना इस देश में होती तो क्या वो आज पेंशन पा रहे होते? क्या आज उस घर का जो खर्चा चल रहा है, जो मनीष खंडूड़ी जैसे जो बेरोजगार लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है, वो क्या खा रहे होते आज? वो उसी पेंशन को तो खा रहे हैं, क्योंकि जनरल खंडूड़ी अग्निवीर नहीं थे। आप उनके जो दूसरे जो प्रवक्ता हैं कर्नल कोठियाल, कर्नल अजय कोठियाल बहुत बड़ा नाम है जी, बिल्कुल। कर्नल अजय कोठियाल जिस दिन भर्ती हुई सेना में, आप इमेजिन कीजिए कि अगर उस दिन अग्निवीर योजना होती तो क्या हमारे पास कर्नल अजय कोठियाल जैसा इतना बड़ा नाम होता, जो शौर्य चक्र उनको मिला, जो बताते हैं कि उनके जो है गोली उनको लगी, जो अभी भी कहते हैं कि जिस दिन बाहर आएगी उनकी मौत होगी, ये तमाम बातें वो कहते हैं। अगर अग्निवीर वो होते तो क्या वो बात कर पाते? आज सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद या उन्होंने जो VRS लिया है उसके बाद कर्नल अजय कोठियाल जो है आपको यूथ फाउंडेशन चला रहे हैं। उस यूथ फाउंडेशन का खर्चा कहाँ से चल रहा है? उस यूथ फाउंडेशन के जो बुनियाद है, उस बुनियाद के पीछे कर्नल अजय कोठियाल की पेंशन है। बिल्कुल। अब हमारा बच्चा 17 साल में भर्ती हुआ, 5 साल बाद जो रिटायर होकर आ गया,
21 साल के बच्चे को कौन नौकरी देगा? बिल्कुल। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? क्या उसको कोई अपनी बेटी देगा? उसकी शादी का क्या होगा? उसका आगे फ्यूचर क्या होगा? सबसे बड़ा संकट यही है। अगर हम इस प्रदेश की जो लड़ाई थी वो बेरोजगारी को लेकर थी, और अगर कल तक हम बड़े मतलब सीना चौड़ा करके कहते थे कि उत्तराखंड में मतलब कोई लड़ाई, मैं बताता हूँ, आप वर्ल्ड वार की बात कर लीजिए, देश के आज़ाद होने की बात कर लीजिए, आप आज़ाद हिंद फौज की बात कर लीजिए, उत्तराखंड के सैनिक ने हर युद्ध में अपना खून दिया है, उसने अपनी शहादत दी है। अब अगर आप आज ये योजना लेकर आ गए तो आपने किसका बुरा किया? और सवाल ये है, सवाल इसलिए गंभीर है कि ये जो राज्य है, जिस राज्य की मांग की गई थी वो इस रोजगार के इशू पे थी, और अगर आप उस मुद्दे को गौण कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है अपने आप में कहीं भी लोगों के मुद्दे के साथ जुड़ता हुआ नहीं दिखेगा। सर, आपको लगता है कि जो अग्निवीर योजना है इससे कहीं ना कहीं जो वोटर है वो प्रभावित होंगे भाजपा के? मेरा मानना है कि विषय भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, यूकेडी का नहीं है, सवाल इस उत्तराखंड का है। इस उत्तराखंड के 9 जिले पहाड़ में है। आप बता दीजिए कि जो सीमांत, जो गंगोत्री क्षेत्र है, जो चमोली का सीमांत है, और जो क्षेत्र धारचूला का है, जो पिथौरागढ़ का है, वहाँ पर कौन सा सैनिक आपने रखा हुआ है? वहाँ पर उत्तराखंड का मूल निवासी डंके की चोट पर बैठा हुआ है, वो निःशुल्क आपकी सेवा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका बेटा सेना में भर्ती है, उसका बेटा वहाँ से मनी ऑर्डर करता है। उसने कहा पिताजी इस महीने की तनख्वाह आ गई, ये लीजिए, आप अपना घर चलाइए। लेकिन माँ बाप कहाँ बैठे हुए? वो इस प्रदेश की बाउंड्रीज को, इस देश की बाउंड्रीज को, और अभी आपने कुछ दिन पहले सुना तो माणा को क्या बोला मोदी जी ने? प्रथम गांव। प्रथम गांव। अगर प्रथम गांव का आदमी अग्निवीर हो जाएगा तो क्या होगा? और जरा आप पूछिए उनसे कि अगर माणा का आदमी वहां से भाग गया तो कितनी सेना डिप्यूट करोगे आप? आप उस गंगोत्री में कहाँ से सेना डिप्यूट करोगे? आप यमुनोत्री में कहाँ से करोगे? आप धारचूला में, उस बागेश्वर में, जितनी भी बाउंड्रीज हमारी लगती हैं वो नेपाल का एक बड़ा हिस्सा लगता है। तो जो देश की रक्षा कर रहे हैं सिर्फ वो लोग नहीं जो सेना में, बल्कि सेना में जो हमारा बेटा कल तक भर्ती था, जो गर्व से कहता है वो भारत के सैनिक है, वो सूबेदार है, वो कर्नल है, वो मेजर है, वो जनरल है, वो तमाम पोजीशन पे अगर गया है, और उसके जाने के कारण उसके माँ बाप घर में बैठे हुए थे, वो इस देश की इन बाउंड्रीज़ को, उसके लिए भारत सरकार कुछ नहीं देती आपको, वो इसकी रक्षा कर रहे थे। तो सवाल वोट का नहीं है, सवाल इस देश को बचाने का। असल सवाल यही है कि हमारे अगर जो युवा हैं जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, कल तक कहते थे हम साहब गोली खाएंगे, अब आपने वहाँ अग्निवीर भर्ती हो गए, आपके गोली पड़ गई, आपको शहीद का दर्जा नहीं मिला, आपको पेंशन नहीं मिलनी है, आपका 5 साल बाद फ्यूचर क्या होगा कोई कुछ बताने वाला नहीं है। तो इसलिए इन मुद्दों पर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा ये पत्रकारिता करना, ये सब जो काम हम होते हुए अपने सामने दिख रहे हैं, ये सब बेईमानी है। अच्छा सर, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, इसी से जुड़ा हुआ, जैसे आपने कहा कि जो सीमावर्ती गांव है, चाहे आप धारचूला पिथौरागढ़ से बात करें या आप हरसिल की बात कर लें, वहाँ पर जो लोग डटे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये पलायन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ये मुद्दे बिल्कुल तो नदारत देखे जा रहे हैं। इसके बजाय मुद्दे क्या आ रहे हैं कि हमने यूसीसी लागू किया है, राम मंदिर। अब राम मंदिर, यूसीसी का सुदूरवर्ती चमोली के जो क्षेत्र है वहाँ बैठे हुए लोग से कोई वास्ता है, या पिथौरागढ़ से कोई व्यक्ति का कोई वास्ता देखते हैं आप सर? शोभन भाई, इस राज्य की जो राज्य प्राप्ति आंदोलन था, उससे पहले मंडल कमीशन का जो आंदोलन था, हमने उसको भी लड़ा। उस राम मंदिर के आंदोलन में हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं। हमने कहा ना कि इस उत्तराखंड के आदमी ने तो हर जगह खड़ा होकर अपने को प्रूव करा है। लेकिन आज अगर आप उसको ये बोल दोगे कि भाई जो पिछला परिसीमन हुआ, उस परिसीमन में उसी पलायन के जो आपने सवाल करा, उस परिसीमन के कारण क्या हुआ कि पहाड़ की सीटें घट गई, पहाड़ का प्रतिनिधित्व घट गया। उस सीमांत चमोली की सीट घट गई, उत्तरकाशी की घट गई, पौड़ी की घट गई, टिहरी की घट गई। आप अगर ऐसे इस प्रकार से करते रहोगे कि आप पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, और इसलिए नहीं रोक पाओगे आप क्योंकि आप वहाँ के आदमी को वहाँ रुकने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हो। इंतजाम नहीं हो। जब आप नहीं करोगे तो ना तो आपसे पलायन रुकेगा, और ना वो जो अगली मार हम पे पड़ने वाली परिसीमन की। अभी आपने मैं उसी की बात करूँ, 2027 में एक और जो सामने आने वाली है उसको लेकर लोग, अभी से बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि 2027 में जब परिसीमन होगा तो उत्तराखंड की दशा और दिशा ही कुछ और होगी। मेरा मानना है कि उस परिसीमन को हम रोकने का प्रयास करेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे इस बात के लेकर कि जिस दिन उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, झारखंड का भी हुआ और छत्तीसगढ़ का भी हुआ। जब उन राज्यों में 2011 वाला परिसीमन नहीं हुआ, और उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तो अभी सन 2000 में ही हुआ है, हमें हमारे यहाँ मत होने दीजिए आप। लेकिन जो हमारे यहाँ के जो राजनेता थे, जो उस दौरान की सरकार थी, जनरल खंडूड़ी उस समय सीएम थे, इन लोगों के अकर्मण्यता आप कह सकते हैं।
अगर ये लोग उस दिन खड़े हो जाते और ये कहते हैं नहीं साहब, जब उन 2 राज्यों में नहीं हो रहा तो आप यहाँ क्यों कर रहे हो। लेकिन हमारे लोगों ने उस दिन, जो लोग सत्तासीन लोग थे, जो पावर में थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो एमएलए थे, उन लोगों की उस दिन जिम्मेदारी बनती थी कि वो उसको रोकें, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और इस बार जो अब होने वाला है, इसको लेकर हम जो लोग हैं, जो इस प्रदेश को लेकर चिंतित रहते हैं, हम अपने प्रदेश से बेहद प्यार करते हैं और हमारा मानना है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई बाहर का आदमी नहीं करेगा। हम कहते हैं बाहर का आदमी तो यहाँ धंधा करने आ रहा है, पैसा कमाने आ रहा है, आगे चला जाएगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रभारी आ रहे हैं, उनके जो है स्टार प्रचारक आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, वो अपने मकसद के लिए आ रहे हैं, उनको सत्ता हासिल करनी है। लेकिन हमारा मकसद इस प्रदेश को बचाने का है और इसलिए जो अगला परिसीमन होगा, जिस परिसीमन को लेकर आज जो खतरनाक आंकड़े आ रहे सरकार के कि बेहद तेज़ी से हमारे पहाड़ के लोग नीचे आ रहे, घोर मजबूरी में आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको रोकने के लिए क्या इंतजाम हो सकते हैं, इससे ज़रूर हम जो है आम जनता के बीच जाएंगे। अच्छा सर, आम जनता और पत्रकार तो खड़े हैं ही ऐसा कि ये जो परिसीमन है, जो संकट आने वाला है वो रुक जाएगा, लेकिन विपक्ष की क्या, कहाँ खड़ा पाते हैं आप विपक्ष? अगर मैं पिछले 24 सालों की बात करूँ उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, चाहे कुछ भी फैसले हुए हों, विपक्ष कहाँ खड़ा पाया आपने? अभी जो ताज़ा हालात इस देश में है वही इस प्रदेश में भी है। प्रदेश में पकड़ पकड़ के लोगों को ले जाया जा रहा है, जो पकड़ के नहीं जा रहे हैं उनको प्रलोभन दे के ले जाया जा रहा है, जो नहीं जा रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि भाई तेरा स्टोन क्रेशर है, तेरा खनन का पट्टा है, तेरा फलानी जगह प्रॉपर्टी का धंधा है, तेरा फलाना डिम्पना, ये सब कर करा के बस एक भूमिका बनाई जा रही है और वो लोग जा रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए कि एक धोरे से आप जो चुना हुआ एक विधायक, वहाँ सामने प्रचंड बहुमत 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास, और राजू भंडारी जैसे लोग जो चुनकर आए हैं वो उस दल में क्या करने जा रहे हैं? उनको लोकसभा का टिकट तो मिला नहीं, उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। आखिरकार वो क्या करने वहाँ गए? वही प्रेशर है कि उनकी पत्नी को जेल भेजने की तैयारी थी, उनकी पत्नी को 4 बार उन्होंने बर्खास्त करने का काम किया, वो हाई कोर्ट से रजिस्ट्रेट हो गया था। लेकिन आखिरकार राजू भंडारी का सरेंडर करना सिर्फ ये नहीं है कि सरकार इन पर दबाव बना रही, बल्कि जो भ्रष्ट लोग हैं, मेरा ये मानना है, वो लोग ज़्यादा प्रेशर में हैं। और ये जो परिपाटी है कि विपक्ष आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, जो जनता के सवाल उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है, ये इसलिए गंभीर है कि सत्ताएं आती और जाती रहती हैं। आज भाजपा की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की थी, उससे पहले भाजपा की थी, उससे पहले इनकी, ये सब बदलता रहेगा। लेकिन असल सवाल ये कि ये प्रदेश बचेगा कैसे, और इस प्रदेश को बचाने के लिए आपको इस लेवल पे जरूर वो करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि ये एक लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष। अगर भारतवर्ष में विपक्ष का कोई बोलने वाला ही ख़त्म हो जाएगा तो इसकी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है इसका, उसके ऊपर गंभीर सवाल होंगे। और उन सवालों से जो पिसने वाली जो है, वो आज हमारी पीढ़ी तो कुछ थोड़ा बहुत बोल पा रही है, संघर्ष कर पा रही है, लेकिन अगर हमारे बच्चे उस गुलामी के माहौल में जिएंगे तो मुझे नहीं लगता फाइट कर पाएंगे। इसलिए इस प्रदेश में एक मजबूत, इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक मजबूत विपक्ष का होना इसलिए ज़रूरी कि ताकि वो सरकार से सवाल पूछे, जो पावरफुल लोग उनसे सवाल पूछे, जो सत्तासीन लोग हैं उनसे सवाल पूछ सके, ये इसलिए ज़रूरी है। अच्छा रावत जी, आपने एक मजबूत विपक्ष की बात की है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है पिछले लंबे समय से, जब से चुनावों की सुबुहार तेज हुई है, कि उत्तराखंड में मित्र विपक्ष था, लेकिन अब मित्र से भी ज़्यादा वो नीचे आ गए हैं। विपक्ष का जो स्तर है कि विपक्ष तो रहा ही नहीं। कुछ जो नेता थे जो एक दिन पहले ही आवाज़ उठाते, जैसे आपने राजू भंडारी की बात की कि बीजेपी को लेकर उन्होंने कई बयान दिए रुद्रप्रयाग में, अगले दिन वो उन्हीं कपड़ों में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कई नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, चाहे हम पुरोला के पूर्व विधायक को ले लें, गंगोत्री के पूर्व विधायक को ले लें, और कुछ पुराने प्रत्याशी भी हैं जो भाजपा की शरण में चले गए हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष ने आत्मसमर्पण कर लिया है। इसको कैसे देखते सर आप? विपक्ष का आत्मसमर्पण करना ही लोकतंत्र के लिए घातक है। ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये विधायिका है और जो मीडिया है, इन्हीं पे तो पूरा सर अटका हुआ है मामला। अगर यही लोग सरेंडर करने लग जाएंगे अपने निजी स्वार्थों के लिए, भैया अभी आपने जैसे एक एग्जांपल और देखा कि इलेक्शन के दौरान ही जो है गणेश गोदियाल के लिए जो है इनकम टैक्स का नोटिस आया, बिल्कुल वो नहीं गए, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जो कुछ वो बता रहे हैं, जो उन्होंने अब वो करके दिखाया, वो नहीं गए। और ये भी बातें आ रही कि उनको कहा गया कि आप भी ज्वाइन कीजिए। हमारा मानना है कि ये विपक्ष का मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सत्ता से बाहर हो गए, बल्कि ये इसलिए है कि सरकार जहाँ गलत काम कर रही है, कोई विधायक गलत काम कर रहा, मंत्री गलत कर रहा, मुख्यमंत्री कर रहा, उनको वॉच कौन करेगा? उनको वॉच करने की जिम्मेदारी मीडिया की भी है, उनको वॉच करने की जिम्मेदारी जो विपक्ष में बैठे लोग उनकी भी है। अगर वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो हम कुछ समय पहले सुनते थे कि भाई चीन में ऐसा हो रहा, जर्मनी में ऐसा होता था, तो फिर तो हम उन्हीं से अपनी तुलना करना शुरू कर देंगे।
ये बेहद ही खराब स्थिति होगी। अच्छा रावत जी, एक और मुद्दा है जो बेहद ज़रूरी मुद्दा है, वो है हमारे वन अधिकारों को लेकर। इसके लिए भू कानून की मांग भी की जा रही। इसके अलावा जंगलों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये मुद्दा कहीं पे भी नहीं है। धरातल पे कोई भी नेता जो है इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे भविष्य को लेकर। आपको लगता है कि ये मुद्दा एक जनून मुद्दा होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए हमारे नेताओं की? उत्तराखंड भले ही पहाड़ी राज्य है, लेकिन यहाँ के जंगल संकट में हैं। आपने जो वनाधिकार की बात करी जी, इस वनाधिकार शब्द को सबसे ज्यादा बार बोलने का अगर रिकॉर्ड किसी व्यक्ति के नाम चढ़ेगा वो किशोर उपाध्याय जी के नाम चढ़ेगा। मैं सुबह आपकी पोस्ट ही देख रहा था उन पे। किशोर उपाध्याय जैसे लोग जो वनाधिकार को लेकर इतने चिंतित थे, इतनी सारी बातें करते थे, वो जो है दक्षिण भारत से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो है यात्रा करने वाले लोगों में थे। अच्छा, जो वनाधिकार की बात है, जो कहते थे कि इस वन पे पहला अधिकार इस स्टेट के आदमी का है। बिल्कुल। आप आज अगर वन्य जीव संघर्ष को लेकर हमारे लोग मारे जा रहे हैं तो उसी का तो कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण है। ये जो लोग थे जिन्होंने सवाल खड़े करने थे, ये वहाँ सत्ता में जाकर मिल गए। अब आप बताइए कि जिस वनाधिकार शब्द को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा उन्होंने की, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे प्रदेश में जाके उन्होंने जो है सम्मेलन कराए, कार्यक्रम करवाए और सवाल जिनसे पूछ रहे थे, आखिरकार वो उसी सत्ता में जाके मिल गए। ये भी इस प्रकार के लोगों को चिन्हित किया जाना बेहद ज़रूरी है कि आप अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने व्यक्तिगत कामों के लिए, अपने दंतफन से बचने के लिए अगर इस प्रदेश के लोगों को इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपका तो धंधा चल जाए, आपका काम चल जाए, लेकिन उसकी कॉस्ट इस प्रदेश के लोगों को चुकानी पड़ेगी और वो आज चुका रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना कि किसी इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में किसी नेता का कोई रिश्तेदार मर गया, नेता का कोई बच्चा मर गया, किसी का, वो कौन मर रहा है? हमारे और आपके जो सामान्य जो लोग हैं वो लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इन सवालों से जिन्होंने सवाल उठाने थे, जब वो सत्ता में शामिल हो गए तो सवाल उठाएगा कौन? ऐसे लोगों को चिन्हित अगर हम नहीं करेंगे समय रहते हुए, और ये तो इतिहास भरा पड़ा इस प्रदेश का, इन लोगों ने इनको सबक भी सिखाया। हमारा प्रदेश तो इन बातों के लिए भी जाना जाता है कि इन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्रियों को भी हराया है। तो आने वाले दौर में जब ये लोग फील्ड में जाएंगे, जो इस प्रकार की बातें करते थे, तो निश्चित रूप से सरकार और इनके बीच में जो चीज़ चल रही होंगी, तो जो आम जनमानस है, जो वोटर है, उनसे ज़रूर सवाल पूछेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। अच्छा राव जी, आपने बीच में जिक्र किया कि किसी नेताओं के या किसी बड़े अधिकारियों के जो इसमें है, ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि वन्य जीव मानव संघर्ष उत्तराखंड में देखा गया। मैं पिछले दिनों कुछ आंकड़े पढ़ रहा था कि उतने कारगिल में शहीद नहीं हुए, उससे 2 गुने ज़्यादा लोग उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव संघर्ष में मारे गए हैं, और कहीं इसकी कोई भी चर्चा नहीं है। उसके पीछे कारण है ना, मैंने आपको क्या बताया, कई साल पहले एक बार जो है अखबार में खबर छपी, अच्छा, कि हरीश रावत का बेटा बस दुर्घटना में मारा गया। ये स्टेट बनने से पहले की बात होगी। अच्छा, बड़ा उमाल आया, बड़े लोगों ने कहा यार क्या गजब हो गया, एक आदमी इतना बड़ा नेता, उसका बेटा बस में जाके हो रहा था। तो लोगों को लगा कि वास्तव में जो नेता हैं इस प्रकार के बचे हुए, लेकिन ये बात है उस स्टेट बनने से पहले की। अच्छा। स्टेट बनने से पहले हमने एक और खबर सुनी थी कि हरीश रावत का दामाद जो है कर्नल था, वो कारगिल में शहीद हो गया। तो लोगों को लगता था कि यार जो नेता लोग हैं ये भी जो है आपके सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आपकी भावनाओं से जुड़े हैं, जो आप चाहते हैं वो उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज क्या सुन रहे हैं आप? आज एक तो सुन रहे हैं आप कि पुष्कर सिंह धामी जो हैं खटीमा से देहरादून आ गए, अपने बच्चों को देहरादून ले आए। धन सिंह रावत श्रीनगर से देहरादून आए, उनके बच्चे देहरादून आ गए। गणेश जोशी वहाँ बगल में उनके वही हैं, सुबोध उनियाल के वहाँ हैं, सतपाल महाराज के वहाँ हैं, मिनिस्टरों के वही हैं, विधायकों के। अब एक नया सिस्टम डेवलप हो गया। इनका मानना है कि इनकी औलादों को कंफर्ट जोन में रहना चाहिए और आरामदायक स्थिति में रहना चाहिए। उसकी जो कॉस्ट पे होगी वो सिर्फ इन लोगों के लिए तो आरामदायक हो सकती है, लेकिन आखिरकार उस सारी की कीमत तो उत्तराखंड का नागरिक भुगत रहा ना। कि अगर आपने सब कुछ देहरादून को ही मान लिया तो आपने क्यों नहीं कहा कि देहरादून राजधानी है? आज आप तीसरी विधानसभा का भवन जो है देहरादून में बनाने जा रहे हैं, तब भी नहीं करेंगे राजधानी कौन सी है। आप कहिए ना कि हमारी राजधानी देहरादून है, हमें गैरसैंण से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अच्छा सर, आपने ये जिक्र किया था कि सब अपने बच्चों को सुविधा करना चाह रहे हैं और इसका भुगतान जनता को करना पड़ा। इसके अलावा हमने पिछले समय कुछ ये चर्चाएं आई थी कि नेताओं ने अपने चहेतों को, अपने बेटों को नौकरी लगाई, सरकारी नौकरी, जो आम जनता का हक है उसे छीना जा रहा है। तो चुनाव में फिर ये चीज़ें, क्योंकि 2 मुख्य पार्टियाँ हैं उत्तराखंड में, भाजपा कांग्रेस, लेकिन दोनों इस बात पर कहीं बात नहीं करती हैं। इस जो आपने जो भर्ती घोटाले की बात की, ये भर्ती घोटाले की चर्चा हुई थी विधानसभा भर्ती घोटाले से जी, और जो इस पे चर्चा उस दिन से तेज हुई जब अखबार में खबर छपी कि रितु खंडूड़ी ने
प्रेमचंद अग्रवाल और जो गोविंद सिंह कुंजवाल कुंजवाल। उसके दौरान की भर्तियों को कैंसिल कर दिया है। बहुत लाइमलाइट में आया मामला, बहुत उसको ड्रास्टिक चेंज बताया गया। पुष्कर सिंह धामी ने उसकी तारीफ किया, सब ने कहा कि जो है रितु खंडूड़ी ने तो ऐतिहासिक निर्णय ले लिया। लेकिन उस निर्णय पर तब सवाल खड़े होते हैं जब आप ये कहते हैं कि जो प्रकाश पंत ने भर्ती की वो आपने क्यों बचा ली, वो बचा रहे। जो यशपाल आर्य ने भर्ती की वो आपने क्यों बचा ली, और जो हरबंस कपूर ने उसको आपने क्यों बचाया। अब उसके पीछे जो फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो बेहद घातक है। वो इस प्रदेश के लोगों को इसलिए मालूम होना जरूरी है, जब आप पिक एंड चूज के आधार पे करोगे तो वहाँ पता चला कि आपने जो है प्रकाश पंत के पूरे रिश्तेदारों को बचा लिया, आपने वहाँ पर सुबोध उनियाल के साले को बचा लिया, आपने वहाँ पर सुरवीर सिंह सजवाण के साले को बचा दिया, सुबोध उनियाल का साला वहाँ लगा है, सुनील उनियाल गामा की बीवी वहाँ लगी है, प्रकाश उमन ध्यानी की बेटी वहाँ लगी हुई है, और महेंद्र भट्ट का अपना भाई, सगा भाई, अच्छा, उसी विधानसभा बैकडोर भर्ती में लगा हुआ। तो आपने क्या किया कि अधूरा निर्णय लिया। और अधूरा निर्णय अगर एक विधानसभा अध्यक्ष लेंगे तो वो इसी लोकतंत्र के लिए घातक होगा कि आप बताइए कि विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो संवैधानिक पद है। ये माना जाता है वो एक वहाँ पर जज है, और जज साहब अगर ऐसा फैसला कर लेंगे कि ये बीजेपी का है तो इसलिए बचा लो, ये फलाने हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंत्री का व्यक्ति है तो उसको बचा लो और बाकी को मार दो। ये अगर ऐसा ही इस प्रदेश के अंदर हो जाना है तो फिर ये प्रदेश किस चीज़ के लिए आपने बनाया। इसीलिए और ऐसे लोग जो रितु खंडूड़ी के ऊपर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल वहीं से शुरू हुए कि आपने एक तो वो भर्ती घोटाले में आधे लोगों को बचा लिया जो अपने आपके क्लोज वन थे, आपके उनके पिताजी भी जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान की भर्ती, तो आपने उनको बचा लिया। असल बात ये है कि अगर आप ऐसे ही पिक एंड चूज के आधार पर निर्णय करोगे तो ये प्रदेश जाएगा कहाँ, और इस प्रदेश का व्यक्ति उस विधानसभा अध्यक्ष से सम्मानित पद पर कल के दिन सम्मान कैसे करेगा। रितु खंडूड़ी को आज आप देख रहे हैं, परसों जो है पौड़ी में जो है जिस दिन भाजपा के प्रत्याशी का नॉमिनेशन था वो वहाँ घूम रही थी, उससे पहले वो रोड शो में जा रही थी। ये सब कहाँ बच गई चीज़ें फिर। तो ये असल सवाल है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, लोग डर रहे हैं इनसे सवाल पूछने पे। हो सकता है कि आपका हमारा जो चर्चा ये कल के दिन हमारे ऊपर एक नया मुकदमा खड़ा ना कर दें कि इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कैसे बोल दिया। भाई विधानसभा अध्यक्ष भगवान थोड़ी है, उनको भी एक संवैधानिक अधिकार है, उनका काम है तमाम चीज़ें, और हमें भी इंसान इसीलिए तो बनाई है कि हम कम से कम जो जनता के सवाल उन पर तो जो गंभीरता से चिंतन करें। अच्छा रावत जी, आपने पौड़ी लोकसभा की बात की, हम 5 लोकसभा पे बात करेंगे। अगर हम पौड़ी से बात करें तो पौड़ी में आजकल चर्चा सिर्फ इस बात की तू मुंबई का मैं दिल्ली का, और कुछ चर्चा नहीं है। एक दूसरे पे यही रहे कि तू दिल्ली वाला है तो तू मुंबई वाला है, और जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उन पर बातें कम हो रही हैं। वो इसलिए हो रही है कि मेरा मानना है कि वो जो वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो एक प्रखर वक्ता है, उन्होंने बहुत कायदे से बातें रखने की कोशिश वहाँ पर करी है, और उस दौर में की है कि जब मनीष खंडूड़ी भागे वो तो मनीष खंडूड़ी को लड़ना था चुनाव, क्योंकि पिछला चुनाव वो लड़े तो जाहिर आप हारे तो अगली बार आप लड़ेंगे। वो जिस प्रकार से मनीष खंडूड़ी के भागने से अचानक उनको किया गया, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ सेंटिमेंट जोड़ने की कोशिश की हो। और जो दिल्ली मुंबई की बातें हैं, इन तमाम बातों से अलावा इस बात पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार उस पौड़ी लोकसभा में जहां भुवनचंद खंडूड़ी इतने लंबे समय तक रहे, जहां तीरथ सिंह रावत रहे, जहां सतपाल महाराज रहे, जहां हेमंत नंदन बोगड़ा जैसे बड़े चेहरे रहे, बिल्कुल उस पौड़ी लोकसभा के लोग भाग क्यों रहे। अगर वो पौड़ी लोकसभा सिर्फ इन लोगों को पनपाने के लिए बनी है कि तुम्हारा जीवन तो सुधर जाएगा, कि हेमंत नंदन बोगड़ा जी आए, उन्होंने यहाँ सेंटिमेंट क्रिएट किए और वो जीत के आ गए, उनके बेटा अब आया, उनका बेटा भी सेटल हो गया, उनका नाती आया सौरभ बोगड़ा आज मंत्री हो गया, उनके परिवार के ये खंडूड़ी जी हो गए, रितु खंडूड़ी हो गई, मनीष, ये सब हो गए। ये ऐसी व्यवस्था है कि आपने दिल्ली मुंबई बोलने से ही काम नहीं चलने वाला। उन लोगों से ज़रूर ये पूछना चलेगा कि भाई अगर आप इस प्रदेश से प्यार नहीं करेंगे और सिर्फ चंद दिनों के लिए आप इस प्रकार का वातावरण बनाएंगे, हम तो अगर ये वातावरण लगातार बना रहना चाहिए। ये बात हमेशा पूछी जानी चाहिए कि उत्तराखंड में जिस दिन कोई टेंडर कॉल हो उसमें नियम बन जाए कि उत्तराखंड का मूल निवासी ही उसमें अपेयर हो सकता है। कोई भर्ती परीक्षा हो तो उसमें होना चाहिए कि उसमें मूल निवासी अपेयर होगा। अब आपने क्या कर दिया, आप कहते हैं कि जो अस्थायी निवासी है वो उसको बराबर राइट दे दिए। आज हमारी जो MBBS की सीटें हैं कौन खा जा रहा है। जो आदमी 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा, उसने यहाँ के अपना अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया, उसका बच्चा अपियर हो गया, उसने अपने एक अच्छे माहौल में उनको पढ़ाने का इंतजाम किया, उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, उसका इंजीनियर बन गया, नौकरी भी उन्हीं को हो रही है। तो ये प्रदेश इसलिए थोड़ी मांगा था। इस पर अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो ये जो सवाल हैं चुनाव के, ये अधूरे रह जाएंगे। अच्छा रावत जी, पौड़ी की मैं बात करूंगा। पौड़ी में गणेश गोदियाल हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो भू कानून और जो
मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर उठा रहे हैं। वहीं जो भाजपा के प्रत्याशी है अनिल बलूनी, वो कह रहे हैं मैं पलायन रोकने पे, जो घर खाली हो चुके, जो गांव वीरान हो चुके हैं, उनको भरने का हम काम करेंगे और पलायन के लिए बाकायदा आयोग बना हुआ है। उसके बाद से स्थिति वो अलग बात है कि और भी बदतर होती गई है और ज़्यादा पलायन होता गया है। तो कैसे देखते हैं कि जनता अंकिता भंडारी, मूल निवास भू कानून, जो स्वाभिमान रैलियाँ लगातार निकाली जा रही है, उसको देकर वोट देगी या जो बीजेपी नरेंद्र मोदी को लेकर आगे कर रहे हैं उस पर वोट देंगे? मेरा मानना है कि इस चुनाव की तैयारियां जो जिस अंदाज में भाजपा कर रही थी कई सालों से, उनका सीधे फोकस था कि हमने जो है चुनाव मैदान में जाना है और लड़ना है और फतह हासिल करनी है। इसलिए उनकी जो तैयारियों का आलम था, आपने देखा कि एक कांग्रेस के चुने हुए विधायक को भी लेके चले गए, वो जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे मनीष खंडूड़ी, वो उनको भी पकड़ के लेके चले गए। ऐसे तमाम लंबी फेहरिस्त थे, केसर सिंह नेगी जैसे लोगों को लेके, जिनको माफिया कहते थे, बिल्कुल उनको लेके, नवल किशोर को लेकर, अभी बहुत सारी लंबी लिस्ट आपके सामने आने वाली उसकी। कुछ दायित्वधारी आज सुबह ही हैं। वो सब आएंगे जाएंगे, ये सब वो अपने स्वार्थों के लिए आएंगे जाएंगे। सवाल ये है जो आपने कहा कि ये अंकिता भंडारी का मुद्दा कौन उठाएगा। अंकिता भंडारी सिर्फ एक लड़की का इशू नहीं कि एक लड़की है उस मर गई है, उसको किसी हत्या कर दी है, उसका ये हो गया है। उस परिस्थिति तक पहुंचने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? इन 20, 22, 24 साल में इस राज्य के बनने के बाद जो चेंज आने चाहिए थे वो नहीं आए। और हमारे बच्चे आज फिर अगर उसी हालत में कि भाई वो दिल्ली मुंबई जाकर 8-10 हज़ार रुपये की नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए कौन तय करेगा? ये सवाल ये है कि अंकिता भंडारी के मुद्दे को अगर आज आप दबा रहे हैं तो इसका मतलब कौन दबा रहा है उसको? आपको ध्यान होगा जिस दिन अंकिता भंडारी का जो है पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, उत्तराखंड के उस समय के डीजीपी थे अशोक कुमार, उन्होंने अंकिता भंडारी के पिताजी से फ़ोन पर बात की, उस फ़ोन को रिकॉर्ड किया और उसको सर्कुलेट किया पूरे देश में। एक डीजीपी की कितनी बड़ी हिम्मत हो रही कि जिस बाप का जो है कुछ घंटे पहले बेटी मर गई, लाश मिल गई है, आप उसकी लाश पर जो है राजनीति खेल रहे हैं डीजीपी होकर, आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप माने कि ये यूपीएससी के जो है लोग हैं, आप किसी की भावना से खेल जाओगे? एक उसके बाप का जो सोशल मीडिया पर डालना, आप कैसे करोगे इन चीज़ों को? आखिरकार वो लोग कौन है जिन्होंने कहा था कि हम अंकिता के मसले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे? कहाँ है फास्ट ट्रैक कोर्ट? कहीं दिखाई दिया आपको? इन लोगों ने, सरकार ने, पावरफुल लोगों ने अंकिता भंडारी के घर में जाके 25 लाख का चेक पकड़ाया और वो बेचारे उस चेक में दब कर रह गए। और वो जो विषय है कि आज भी इतना समय बीतने के बाद जब उसके माँ बाप चौराहे पर कह रहे हैं कि वहाँ पर भाजपा महामंत्री संगठन अजय कुमार ही वीआईपी थे, तो कम से कम इतनी तो आंखों की शर्म होनी चाहिए थी कि अजय कुमार को उतने दिन के लिए आप बाहर कर लेते। आप अजय कुमार का नाम वहाँ पर जो है लिस्टेड करा देते कोर्ट में, और आप कम से कम अजय कुमार के जो फ़ोन कॉल को लेकर उन्होंने कहा है कि ये अश्योर किया जाए कि वो पुलकित आर्य से और उनके पिता विनोद आर्य से उससे पहले किस प्रकार जो साइमल्टेनियसली जो उनकी बात हो रही थी, इस पर तो होनी चाहिए थी, लेकिन उन पर कोई नहीं कर रहा है। तो ये अंकिता भंडारी का जो मामला है ये ऐसे ही नहीं सुलटने वाला और ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते आप जब तक आप इन चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे। भाई कल तक तो यही चर्चा हो रही थी कि वीआईपी कौन है, अब उसके माँ बाप नाम ले रहे हैं, नाम लेने के बाद आप कह रहे हैं कि हम इन पे मुकदमा कर देंगे, हम इनको डराएंगे धमकाएंगे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। ये इस प्रदेश के उन लोगों के लिए भी आने वाले समय में नज़ीर बनेगा। कल जब इस प्रकार की जो चीज़ें आएंगी और आने वाला समय जब देखेगा कि भाई एक ऐसा हत्याकांड हुआ था, उस समय की सरकार ने कहा था कि हम आप पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, वो एक वीआईपी का नाम आया था, उसके माँ बाप ने नाम लिया, तो ये सिर्फ सरकार बनाने यार ये चुनावी मुद्दा नहीं है, आने वाले समय में के लिए बहुत गहरा गड्ढा ये खोद के जा रहे हैं। अच्छा रावत जी, बीच में एक चर्चा हो रही थी कि शायद अंकिता भंडारी की मां चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन बाद में स्थिति साफ हो गई थी कि आशुतोष नेगी जिन्होंने ये मुद्दा लगातार उठाया है वो मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं गणेश गोदियाल भी मुद्दे लगभग उनके वही हैं। तो क्या लगता है कि वोट बढ़ जाएंगे, इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा, या आशुतोष नेगी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी को हम न्याय दिलाएंगे, या गणेश गोदियाल कर रहे हैं, तो जनता का मूड कैसा लग रहा है? हमने बहुत सारे लोगों से बात करी है जब इन्होंने नेगी जी ने जो है नॉमिनेशन किया, उन्होंने कहा कि आज अगर अंकिता भंडारी का परिवार परेशान है तो उसका सबसे मुख्य कारण आशुतोष है। उनका कहना है, वहाँ के एक बड़ा वर्ग है, उनका कहना है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील वहाँ उनके घर पे आई, ये जनता ने कहा? जी हाँ। अच्छा। एक बड़ा वर्ग है। हमने लोगों से पूछा कि ऐसा क्या है, उन्होंने कहा कि अगर आशुतोष उस दिन उस परिवार को मिसगाइड न करते, अच्छा, वो अंकिता भंडारी के, अब आप देखो जो पीड़ित हैं उनकी बेटी मर गई, बेटी के जाने के बाद आपके घर में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील आ गए, उन्होंने कहा आप हमें ऑथराइजेशन लेटर दे दीजिए और हम आपका मुकदमा निःशुल्क लड़ेंगे। अच्छा। अब सुप्रीम कोर्ट का वकील अगर कोर्टद्वार में खड़ा होता
तो जो हम कहते हैं कि न्याय व्यवस्था में फेस वैल्यू कितनी काउंट करती है, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उस बेटी के लिए, उसके परिवार के लिए सुखद स्थिति होती है। लेकिन अब लोगों का कहना है कि इन लोगों ने जो अपनी राजनीति के लिए, ये वोट पॉलिटिक्स के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए उनको जो है नहीं करने दिया। अगर आपके साथ या किसी के साथ कोई घटना घट गई, आप सक्षम नहीं है, और कोई व्यक्ति अगर कहेगा मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपके लिए इतना सुप्रीम कोर्ट का वकील प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप उसे घर से भगा दोगे क्या? उस दिन आप ये सोचोगे कि इससे आशुतोष और दूसरे तीसरे किसको फायदा नुकसान होगा? ये सब तो नहीं होना चाहिए ना। न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और उस न्याय की लड़ाई के लिए हम जानते हैं कि अगर आप 1 तारीख के लिए ही घर से कोट द्वार जाते हैं तो आपको गाड़ी का इंतजाम करना है, आपकी गाड़ी में तेल होना चाहिए, आपको वहाँ फीस देने के लिए इंतजाम होना चाहिए। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है वहाँ पर जो ये कहता है कि ये परिवार अगर परेशान है तो इस परिवार की परेशानी का एक कारण आशुतोष भी है। ये भी निश्चित रूप से बेहद खराब है। और मेरा मानना है कि जो हमारी जो राजनीतिक समझ भी कहती है कि वहाँ का जो जनमानस है या पूरे देश में जो माहौल है, मुझे नहीं लगा कि वोट का जो है डिवीज़न होगा। वोट का जो बीजेपी का वोट, जिसलिए बीजेपी आश्वस्त है, बीजेपी आश्वस्त नहीं है। हमारा मानना है कि जो आशुतोष ने की सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा सेंटीमेंट क्रिएट होगा, मुझे नहीं लगता कि आशुतोष के पक्ष में ऐसा कोई माहौल बनेगा। अच्छा, एक और हॉट सीट मानी जा रही है, वो है टिहरी पर एक तरफ भाजपा द्वारा उतारी गई प्रत्याशी 73 वर्षीय माला राज्यलक्ष्मी शाह, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने मना किया चुनाव लड़ने के, उसके बाद 71 वर्षीय जोत सिंह गुंसोला को मैदान में उतारा गया। इन दोनों को टक्कर देने के लिए उत्तराखंड से एक युवा, मात्र 26 साल का युवा, ऐसा माहौल बना दिया युवा ने कि पूरे जो समीकरण है उनको बदलने की स्थिति आ गई है। बॉबी पवार का जिस हिसाब से माहौल देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको टिहरी लोकसभा सीट पर? बॉबी पवार का मामला सिर्फ टिहरी लोकसभा से नहीं जुड़ा हुआ है जी। बॉबी पवार किसकी लड़ाई लड़ रहा है? मैंने कहा ना कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपने बच्चों को देहरादून ला गए, सारे मिनिस्टर ला गए, एमएलए ला गए। ये अपने बच्चों को देहरादून में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अच्छी स्कूलिंग हो जाएगी, इनका बच्चा अच्छे एग्जाम के लायक हो जाएगा, कंपटीशन एग्जाम के लायक हो जाएगा, और ये किसी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। ये तो है भाई। अगर हम लोग भी इसीलिए तो देहरादून में बैठेंगे, हमारा बच्चे भी पढ़ लेगा। बॉबी पवार अगर उस जो है पेपर लीक के इशू को ना उठाया था, इस देश में क्या कानून बन पाता? और बॉबी पवार अपने घर की लड़ाई तो लड़ नहीं रहा था। बॉबी पवार तो पुष्कर सिंह धामी के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है कि अगर उन्होंने आज अपने बच्चों को देहरादून के अच्छे स्कूल में रखा हुआ है, अच्छा माहौल उनको पढ़ने दे रखा है, पुष्कर धामी के बच्चे अच्छे निकल जाएं पढ़ने में, लेकिन अगर ऐन वक्त पर कहीं पेपर लीक हो जाए तो पुष्कर धामी के बच्चों के साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा? धन सिंह के बच्चों के साथ अन्याय होगा, सुबोध उनियाल के बच्चों के साथ होगा, रेखा आर्यर, जितने भी ये लोग हैं। हमारा मानना, अगर आप ये भी न माने कि आप आम जनमानस से जुड़ी हुई चीज़ें करें, तो कम से कम इन नेताओं को, इन विधायकों को, मंत्रियों को ये सोचना होगा कि अगर आज इस प्रदेश के भीतर आपने नकल विरोधी कानून को बनाया है, तो उस लड़के की वो जो आपने लाठियाँ बजाई, उसके जो आप उसको जेल में ले गए, और जो आपने उसको जो है जिस प्रकार थ्रेटनिंग उसे मिली, तो ये एक सामान्य लड़का निश्चित रूप से अगर वो लोगों की आंखों को तारा बना हुआ है तो वो उसका हकदार होगा, ऐसा नहीं है। और सवाल तो वही है कि वो आज लोगों के, उन बेरोजगारों के भविष्य की चिंता ही तो कर रहा है। उसे क्या जरूरत है किसी की लाठी खाने की? कोई किसी को अच्छा थोड़ी लगता है कि आज अखबार में खबर छपी हुई कि इसके ऊपर 8 मुकदमे, किस चीज़ के मुकदमे? इस बात की चर्चा नहीं कोई कर रहा कि मुकदमे किस चीज़ के हैं। मुकदमे उसी बात के तो हैं कि वो एजिटेशन कर रहा था, वो लोगों के लिए संघर्ष कर रहा था, वो सड़क पर खड़ा था, इसलिए उस पर मुकदमे हुए। तो वो एक सिर्फ टिहरी लोकसभा में उसको नहीं मानता हूँ, बल्कि वो प्रतीक बन जाएगा आने वाले समय में कि जब जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी कि आपका बच्चे ने पेपर तैयार किया, वो अच्छा पढ़ने में है, लेकिन वहाँ पेपर लीक हो गया, तो कौन लड़ेगा आपके लिए? तो वो लड़का उसका एक सिंबल बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अच्छा, आपने बॉबी पवार को देखा बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हुए, जिन युवाओं का हक मारा गया है उनके लिए लाठी खाते हुए। एक राजनीतिक तौर पर बॉबी पवार क्या उत्तराखंड की राजनीति का भविष्य है? ये तो आंदोलन से बना हुआ राज्य है। बिल्कुल। इस राज्य में आज जितने मंत्री विधायक हैं, इनमें से जो है मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जिनके पास उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन कार्य वाला सर्टिफिकेट नहीं होगा। हालांकि हमने अभी कभी नहीं बनाया, ना हमारी वो इच्छा रही कि हमने संघर्ष किया तो हमारे पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, हमें भी वो जो 3000 रुपये पेंशन मिलना, हमारा उस तरफ ध्यान नहीं किया। और हमने देखा इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे, रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। तो वो मुख्यमंत्री थे तो देहरादून के डीएम थे सचिन कुर्बे। अच्छा। सचिन कुर्बे उनके घर में सर्टिफिकेट देना है। किस चीज़ का सर्टिफिकेट? कि आप भी उत्तराखंड आंदोलनकारी थे। अच्छा। तो जब एक मुख्यमंत्री की चाहत आप इस लेवल पे देख सकते हो कि उनको लगता है कि हाँ यार, कहीं ऐसा हो कि उस अखबार में से मेरा नाम हट जाए कि मैंने जो संघर्ष नहीं किया, राज्य के लिए नहीं लड़ा था। तो मेरा मानना है कि ये जो बॉबी पवार जैसे जो लोग हैं,
ये तो असल वही तो लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारी के रूप में लड़ाई लड़ी, जो आज भू कानून को लेकर लाठियाँ खा रहे हैं, जो आज मूल निवास के सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं और जेलों में आज ठूसे जा रहे हैं। तो ये लोग अगर मर गए समाज से तो ये बेहद ही इतना ख़राब हो गए, हमें लगा कि हमने अपने राज्य मांग के जो है गलत किया। अच्छा, जोत सिंह गुनसोला चुनाव मैदान में अब उतरे हैं, जब उनको बीच में विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया गया था। पहले वो विधायक रहे हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब एक तरफ एक युवा है जो कह रहा है कि हम अपने हकों की लड़ाई अब सड़क पर कब तक लड़ेंगे, हम अपनी आवाज़ सदन में उठाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को बॉय पवार को समर्थन देना चाहिए था ताकि एक मजबूत स्थिति बन जाती? और देखिए, कांग्रेस ने वो सीट को उस दिन ख़राब किया जब प्रीतम सिंह ने सरेंडर कर दिया। जो व्यक्ति उत्तराखंड बनने के बाद से कोई उनको हरा नहीं पाया, प्रीतम सिंह, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए, वो लीडर अपोजिशन हो गए, और ऐसी कोई पोजीशन इस प्रदेश के भीतर नहीं, कैबिनेट मंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके सारी पोजीशन पर पहुंच गए। अब उनका भी सपना है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐन वक्त पर उनके भागने से वहाँ पर जो है समीकरण खराब हुए। और फिर वो लड़ाई जो उन्होंने कहा कि भाई वो दीपक बिजरौड़ा को चाहते हैं वो जीते, उनको भाई कंटेस्ट में उतारा जाए और जोत सिंह गुनसोला को उतारा जाए। विषय जोत सिंह गुनसोला का नहीं है, विषय उस सीट पर प्रीतम सिंह के भागने का है। एक इतना जिम्मेदार नेता, उत्तर प्रदेश के दौरान से आप जीत कर आ रहे हैं, आप इतने सारे बड़े पदों पर रह गए, इतनी सारी चीज़ों पर आप हो गए, और ऐन वक्त पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज संकट है तो आप भाग जाओगे। तो अगर आप जनता के सवालों से आज भाग जाओगे तो कल आपको कौन सा कंसिडर करेगा? आप प्रीतम सिंह की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के जो 3 बड़े नेता माने जाते हैं यहाँ पे, प्रीतम सिंह हो गए, यशपाल आर्य हो गए और हरीश रावत हो गए। तीनों में से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट पे आए तो वहाँ पर हरीश रावत ने अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए कड़ी मशक्कत की और वो उसमें सफल भी रहे हैं। आपको लगता है कि हरीश रावत ने देर की है अपने बेटे को टिकट दिलाने में? हरीश रावत एक बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। हरीश रावत ने ये सब जो वातावरण बनाया है, कोई नहीं जानता था कि जिस दिन हरीश रावत की बेटी को मैदान में उतारा गया था, लोग कहते थे कि साहब ये कुछ नहीं है, सब ऐसी बातें हैं। हरीश रावत के बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि 91 से पहले वो 3 बार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए थे। बिल्कुल। हरीश रावत ने जो खेल खेला है, उनको मालूम है कि आज जो पूरे देश में वातावरण है उसी प्रकार का यहाँ भी है। लेकिन आने वाले समय में वो कैसे एक मजबूत नेता बन सकते हैं उस दिशा में, इसलिए उन्होंने उस पर प्रयास किया होगा कि अपने आप को किनारे करके। हालांकि उनके किनारे जाने से उस सीट पर निश्चित रूप से कांग्रेस कमज़ोर हुई है। एक मजबूत नेता के हटने से, जिस प्रकार से मनीष खंडूड़ी भाग गए, तो मनीष खंडूड़ी के भागने से सिर्फ ये नहीं हुआ कि मनीष भाग गए, उसके कारण गणेश गोदियाल की जो चुनौतियाँ तो डबल हो गई। थोड़ा कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिर गया होगा। कार्यकर्ता का है, आम जनमानस ये सोचता है कि आप जिस आदमी को, जिस सफ़ेद हाथी को 4.5 साल तक आप कंधे में ढो रहे हैं, वो मनीष खंडूड़ी कहते हैं कि हम वो जो अंकिता भंडारी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि तुम्हारी उत्तराखंडियत पे मैं थूकता हूँ अगर तुम्हारा खून आज जो खोल नहीं रहा है, वो पुष्कर सिंह धामी को चुनौती दे रहे थे। और आज कहाँ है? आज वहाँ जाकर उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं। आज उनके लिए वोट मांग रहे हैं। किस नज़र से मांग रहे हैं? कोई शर्म नहीं बची हुई है, कोई हया नहीं बची हुई है। मतलब ये सोच ले कि इनका घर चल जाए जयराम जी की, और इनसे कोई मतलब नहीं है। ये जो व्यवस्था है कि आपने जैसे हरीश रावत का सवाल लेकर आए कि उन्होंने अपने बेटे को लाने में लेट कर दी, राजनीति है। राजनीति में महाराणा राज्य लक्ष्मी शाह को आने में लेट नहीं हुई, जो आज 73 साल की, जो आपने बताया 73 साल की महिला आज जो है 4थी बार टिकट मिला है। 12 साल से वो हैं सांसद। बिल्कुल। तो उनको तो 60 साल की उम्र के आसपास से टिकट मिला, तो उस हिसाब से तो उस लड़के को बहुत जल्दी मिल गया है। मैं तो कह रहा हूँ देर नहीं, बल्कि उसको स्थिति को देखकर जिस प्रकार से आपने कहा कि हरीश रावत के वहाँ से चुनाव न लड़ने से स्थिति कमज़ोर हुई है, तो क्या त्रिवेंद्र रावत और उमेश कुमार जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनमें टक्कर होगी वहाँ पे, कि उनकी इन दोनों की स्थिति को देखकर हरीश रावत ने अपने बेटे को मैदान में उतारा है? कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के लोग जिस प्रकार से उमेश कुमार का नाम लेते थे, इस बीच एक और खेल हुआ। अच्छा। जो अभी इस प्रदेश के चर्चा का विषय नहीं है। इस इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपने देखा कि कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन एक सीडी को लेकर प्रेस क्लब में आए, उन्होंने उस सीडी दिखाई कि उमेश कुमार की सीडी है। उमेश कुमार कहते हैं डी फेक वीडियो है। मतलब जब उन्होंने लोगों के स्टिंग किया तो उन्होंने कहा ये ओरिजिनल है, लेकिन जब अपना आ गया तो उन्होंने कहा ये डी फेक वीडियो है। उन्होंने एक गंभीर बात वहाँ पर की, बाकायदा कागज रखकर सामने। ये कुंवर प्रणब की बात कर रहा हूँ। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन पेपर लेके आए, उन्होंने कहा कि उमेश जय कुमार के ऊपर, जो खानपुर के विधायक हैं, दिल्ली में 376 का मुकदमा चल रहा है। यानी कि जो बलात्कार की धारा यहाँ पे इम्पोज है, ऐसा मुकदमा चल रहा है, और आपने अपने घोषणा पत्र में वो नहीं भरा जब आप कंटेस्ट कर रहे थे विधायक के चुनाव। अब इस बीच नया घटनाक्रम हुआ, जिस आदमी के ऊपर रेप की धारा इम्पोज हो
उस आदमी ने फिर अपना जो है नामांकन पत्र भरा एज ए MP के लिए। अब वो हरिद्वार लोकसभा के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने फिर वो धाराएं उसमें नहीं लिखी। उसको लेकर वो कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर हैं कि ये तो केस तो ख़त्म हो चुका है। उसकी तो अगली तारीख अभी लगी हुई ना। अच्छा, उसकी तो तारीखें भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो रीओपन हुआ है। रीओपन होने के बाद उसकी अगली तारीख लगी है। तो आयोग कहाँ सोया हुआ है? अब उसमें जो असल सवाल है, यही सत्ता के खेल हैं और यही चैंपियन की है और जो इसके बीच में बताई गई यार कि कुछ नई जो है सांठगांठ हुई है। जिस चैंपियन के बाद वो FIR की कॉपी है तो उसके पास होगी तो बीजेपी कांग्रेस के लोगों के पास भी होगी। बिल्कुल। अब आप बताइए कि एक आदमी चुनाव लड़ने जा रहा है, हाँ। उसने वो पोर्शन छुपा दिया कि उसके ऊपर ये धाराएं इम्पोज है और आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हरिद्वार का DM आपको आके कहेगा हाँ भाई साहब मैं ला रहा हूँ पेपर दिखाने के लिए आपको। अच्छा, उन्होंने वहाँ पर जो है उसकी स्क्रूटनी के दौरान कोई क्वेरी नहीं की। अगर वो क्वेरी कर दी जाती तो उमेश कुमार का तो नामांकन ही रद्द हो जाता। अच्छा, वो कैसे कंटेस्ट कर पाते? आपके ऊपर अगर बलात्कार की धारा का कोई मुकदमा चल रहा है और आप उसको छुपा दोगे तो इनकी जो तैयारी को आलम था, जो बीजेपी और कांग्रेस की, और जो स्टिंग के कारण वो उन जो चर्चित आदमी के बारे में बात करते हैं, वो लगता है कि इन्हीं से मिले हुए। कुछ लोग भाजपा के वहाँ मिले हुए, कुछ कांग्रेस के मिले हुए। तो फिर तो सवाल तो प्रशासन पे उठता है। 2 साल से ऊपर समय विधायक बने हुए उनको हो गया है, दोबारा उन्होंने नॉमिनेशन भरा है, उसको लेकर वो कई बार खंडन भी कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट प्रणव ने वो कागज़ भी दिखाया था कि ये धाराएं लगी हुई हैं अभी भी। आप देखो इस प्रदेश के भीतर पिछले सत्र के दौरान आपने धनोल्टी के विधायक थे प्रीतम पंवार, उनकी विधायकी गई। विधायक राम सिंह केड़ा की विधायकी गई, भीमताल के विधायक थे। ताज़ा मामला राजकुमार का, राजेंद्र भंडारी, ताज़ा मामला राजकुमार का मैं बता रहा हूँ। राजकुमार का आपने क्या था, वो 3 ऐसे MLA थे जिन्होंने दल बदल करा। राजेंद्र भंडारी ने तो इस्तीफा दिया, उन 3 लोगों ने दल बदल किया और उन्हीं दल बदल का सेम कानून उमेश कुमार पर भी लगता है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके वीडियोस हैं, उसके अखबार में न्यूज़ कटिंग है, उनके सब चीज़ वहाँ पर है। लेकिन रितु खंडूड़ी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस फाइल को बर्फ में लगा रखा है। अच्छा, संवैधानिक पद आप बैठे हुए और आप कह रहे हैं कि आप इसके लिए लीगल राय ले रही हैं। क्या आपको पिछले 1.5 साल में ये नहीं पता चला कि प्रीतम पंवार क्यों हटाए गए, राम सिंह केड़ा क्यों हटाए, जो पुरोला के विधायक राजकुमार क्यों हटाए गए? सेम धाराएं इन पे लगती है, सेम कानून इन पे लगता है। लेकिन इशू ये है कि आप पिक एंड चूज़ के आधार पर चूंकि निर्णय ले रही हैं विधानसभा अध्यक्ष से पद पर बैठने के बाद, ये बेहद ख़राब है। और ये जब तक होता रहेगा तो तब तक इसी प्रकार के जो लोग पता नहीं कौन चुनकर आता रहेगा और वो अपने अनुसार जो चीज़ों को मैनिपुलेट करते रहेंगे। तो सीट पे कैसा माहौल देखते हैं आप? उस सीट पर आपको मालूम होगा कि ये एकमात्र ऐसी सीट है जहां जिस लोकसभा क्षेत्र में, जैसे आपने देखा कि टिहरी में, तो टिहरी में कांग्रेस के 2 MLA 14 में से, एक विक्रम सिंह नेगी हैं आपके प्रतापनगर से, और प्रीतम सिंह 2 लोग हैं। पौड़ी में एकमात्र राजू भंडारी थे, वो भाग लिए। इस सीट पर इनके 5-6 MLA हैं। 5-6 MLA होने का मतलब आपको वेटेज है वहाँ पर। कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई हरीश रावत का बेटा आ गया तो सब चुनाव उड़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, ऐसा है नहीं। कार्डर वोट है, उस कार्डर वोट का होगा, उसके साथ साथ वहाँ पर BSP बहुत मजबूत है। एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं होता कि जब BSP के कैंडिडेट को 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से कम वोट पड़ते हो। बिल्कुल, उनको खूब वोट वहाँ पड़ते हैं, दिखता है कहीं कहीं कोई इशू नहीं है। उन तमाम परिस्थितियों के बीच अब उस हरिद्वार की जनता को ये डिसाइड करना है कि उन लोगों ने रमेश पोखरियाल निशंक के 2 कार्यकाल वहाँ देखे, क्या वहाँ चेंजेस आए? आज रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट गया तो रमेश पोखरियाल निशंक के जो समर्थक हैं, क्या वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए काम कर रहे हैं? क्या हरीश रावत के बेटे के आने के बाद वो जो MLAs वहाँ पर हैं, उनको लग रहा है कि भाई हमारे साथ इनजस्टिस हो गया, हम तो 2-2, 3 बार के विधायक, टिकट हमें दिया जाना चाहिए था? वो तमाम क्वेश्चन। और जो आप BSP या उमेश कुमार वाला इशू कहते हैं, ये 3-4 नंबर की लड़ाई लड़ेंगे वहाँ पर। अच्छा, और एक और जो गंभीर बात वहाँ देखने को मिलेगी कि उस खानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस खानपुर क्षेत्र के लोग क्या उमेश कुमार को वोट करेंगे या वो बीजेपी को वोट करेंगे, BSP को करेंगे? क्या पोजीशन आएगी वो अगर वहाँ पर वो पीछे हट गए या उनको कम वोट पड़े निश्चित रूप से, तो उमेश कुमार के लिए भी आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं वो निश्चित रूप से बढ़ने वाली होंगी। इसके बावजूद कि ये उनको जो उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाना चाहिए था, ये BJP कांग्रेस नहीं करवा पाई। ये नहीं करवा। अच्छा रावत जी, उत्तराखंड की इन 3 लोकसभा सीटों पर काफ़ी चर्चा हो रही है। खानपुर विधायक उमेश कुमार की बात को लेकर या हरीश रावत के बेटे की बात को लेकर, हरिद्वार की भी काफ़ी चर्चा है। टिहरी की अगर हम बात करें तो बॉबी पंवार को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। गढ़वाल में तो बहुत हल्ला चल रहा है, दिल्ली मुंबई वाला। सबसे कम बात हो रही है नैनीताल और अल्मोड़ा सीट को लेकर।
इन दोनों सीटों पर कैसे देखते हैं आपकी, क्या एक तरफा है वहाँ? वहाँ पर भी रायता फैलाने वाले यशपाल आर्य हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड बनने से पहले से लेकर बाद तक विधायक के टिकट दिए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, उनको वो सारे पद दिए गए जो मुख्यमंत्री को छोड़ के सारे पद उनको मिले। अब जब उन्हें कहा गया कि आप अल्मोड़ा से चुनाव लड़िए, तो यशपाल आर्य क्या कहते हैं कि मैं अल्मोड़ा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं नैनीताल से लड़ूंगा। अच्छा, उनको बहुत अच्छी तरह ये बात मालूम थी कि जो रिजर्व सीट है वहीं से जो है उस कैटेगरी से व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। तो कांग्रेस का तो एक बड़ा धड़ा है जिसका मानना है कि यशपाल आर्य ने किसी प्रेशर में ये बात कही। अच्छा, वो अगर प्रेशर आज भी उनके ऊपर है, क्योंकि वो 5 साल तो अभी भाजपा सरकार में दाल भात खा के आए हैं, मंत्री रहे, मुर्ग मुसल्लम खा के आए हैं, 5 साल सत्ता भोग उन्होंने वहाँ भी करा है। अब वो कांग्रेस में कर रहे हैं, आते ही लीडर पोजीशन बना दिए गए। उन्होंने जो उस नैनीताल सीट को और वो जो दूसरी सीट वहाँ अल्मोड़ा की, उनको खराब करने का सबसे बड़ा गुनाहगार तो यशपाल आर्य है। जिन व्यक्ति को जनता के सवाल के लिए नेता प्रतिपक्ष मतलब शैडो सीएम, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जब जनता के सवाल हैं तो आप जो है उनको प्रखरता से रखेंगे। लेकिन अब हमने तो हाउस के अंदर देखा है, तो कानूनी ने कहा बैठो नीचे बैठो, चुपचाप से बैठ गए। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे पास नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये राइट्स हैं कि मैं अपनी बातों को, जनता के सवालों को यहाँ रखूँ। उन्होंने नहीं रखा। तो जब नहीं रखा तो आज उसका ये परिणाम है कि आनंद फानन में जो वहाँ पर जो प्रकाश जोशी को लाया गया, प्रकाश जोशी के बारे में सभी लोग जानते हैं। प्रकाश जोशी जो है 2 बार विधानसभा चुनाव हार गए। वो कभी कभार मतलब हो सकता है कि कांग्रेस के ऊपर लेवल के बड़े नेता हों, लेकिन जो माहौल है ये माहौल उस प्रकार का नहीं है कि प्रकाश जोशी जैसे भी नैया पार हो जाए या प्रदीप टमटा जैसे हो जाए। तो यशपाल आर्य जैसे जो लोग इस प्रदेश में हैं, दलित राजनीति, दलित चेहरा, फलाना डिमकाना, ये सब आप कहते हैं, लेकिन जब संघर्ष की नौबत आती है तो आप भाजपा में चले गए। जब आप कांग्रेस में आए तो आप कह रहे मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो फिर यशपाल आर्य मेरा मनीष खंडूड़ी में क्या अंतर रह गया, उन मेरे प्रीतम सिंह में क्या अंतर रह गया? फिर तो आपने सबको एक ही उसमें मान लिया ना, गए भी तो गए, रहे भी तो गए, सभी जगह आपका जो है समान रूप से। तो ये जो लोग हैं ये अपना तो घर बार जो कुछ कर रहे होंगे, ठीक कर रहे होंगे, खराब करेंगे, लेकिन इन लोगों के इस महत्वपूर्ण ऐसे पदों पर होने के कारण इस प्रदेश के जो लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जैसे हम अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा को टिकट दिया उन्होंने, वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। और वहीं अजय टमटा जो है उनको लगातार तीसरी बार टिकट वहाँ से मिला है, उससे पहले वो लगातार 2 बार वहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो प्रदीप टमटा का कैसा वेश दिखता है आपको वहाँ पे? प्रदीप टमटा को तो हरीश रावत की कृपा से जो है लोकसभा का टिकट दिया गया। अच्छा, उनकी जिद पर राज्यसभा भेजा गया। और जो प्रदीप टमटा ने एक बार उन्होंने अजय टमटा को हराया, अजय टमटा ने 2 बार उनको हराया। एक बार विधानसभा चुनाव में आमने सामने लड़े तो दोनों का हिसाब बराबर हो गया। इस प्रदेश के लोग और अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप किसी को जाके पूछ लें अभी भी कि आप ये बताइए कि जो अजय टमटा है 2 बार से सांसद हो गए, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री होते, और आप बताइए कि वो भारत सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री थे। आप बता दीजिए कि अजय टमटा ने एज ए मिनिस्टर उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या करा? अजय टमटा, अजय टमटा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अजय टमटा मोदी 1 गवर्नमेंट के दौरान भारत सरकार में मंत्री थे, राज्य मंत्री। तो भाई जब आप मंत्री हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, मैंने कुछ वहाँ किया है। तो अपना तो कुछ बताने के लिए उनके पास है नहीं। लेकिन जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो सब इस देश में चलाई जा रहा है कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद मजार, यूसीसी, ये जो चल रहा है, अजय टमटा अपना आराम से वहाँ एंटरटेन कर रहे हैं इलेक्शन को। कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद जिस दौर में हमने देखा कि रमेश पोखरियाल निशंक जैसा जो व्यक्ति जो लोमड़ी की तरह दौड़ने वाले लोग हैं, उनका टिकट काट दिया, और अजय टमटा और राज्य लक्ष्मी शाह और तमाम लोगों के आप टिकट कर दे रहे हैं, तो ये दिखाता है कि जो राजनीति है वो उन व्यवस्थाओं से बाहर नहीं आ पाई है। अच्छा, आपने एक जिक्र किया था कि हरीश रावत ने प्रदीप टमटा को टिकट दिलवाया है और हरिद्वार सीट की भी यही बात हो रही है। तो क्या लगता है कांग्रेस अभी भी हरीश रावत की मुट्ठी में, उत्तराखंड कांग्रेस की अगर हम बात करें? उत्तराखंड में जो भाजपा और कांग्रेस की जो राजनीति है, इस राजनीति में जो पॉलिटिकल जो लोग हैं आज, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कुछ भी हैं, अगर आप उसको कांग्रेस के नज़रिए से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इन सबको तैयार करने वाले हरीश रावत हैं। उधर आप अगर भाजपा में देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इन सबको तैयार करने वाले, विधायक बनाने वाले, टिकट दिलाने वाले, इनको इस लायक बनाने वाले भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये वो 2 नेता इस प्रदेश के भीतर मैंने देखे हैं, अपने जो मेरे अपने अनुभव हैं, बिल्कुल, जिन लोगों को मैंने कभी घर में बैठते हुए नहीं देखा,
इनको हम हमेशा ये सुनते कि आज ये यहाँ के दौरे पे हैं, कल वहाँ के हैं, परसों वहाँ के हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी हफ्ते में या एक कोई ऐसा दिन हो जो फुल डे अपने घर में रहते होंगे। तो राजनीति को इन्होंने इस प्रकार से जिया, और इसीलिए जो चर्चा है कि वो इस प्रकार के एक बड़ा वर्ग जो है जो कांग्रेस एमएलए का हरीश रावत के साथ खड़ा है, और उधर बीजेपी का तो भगत सिंह कोश्यारी के बारे में कहा जाता है उन्होंने दूसरी पार्टी से ला के लोग तैयार भी किए, उनको टिकट दिलाने का काम किया है, उनको जिताने का काम किया। और अभी भी कहा जाता है कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो तो भगत की चॉइस है। बिल्कुल। तो अगर हम 5 सीटों की बात करें तो क्या भाजपा की झोली में इस बार 5 सीटें जा रही हैं, या फिर समीकरण बिगड़ जाएंगे इस बार? हाँ, मेरा मानना है कि ये तो पब्लिक ने तय करना है कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना। अभी इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या कर रहा है वो बहुत गंभीर सवाल है। पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, वो लोग भी जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो एक ऐसा सर्वे जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल से चला रहे हैं जिस सर्वे को आप इलेक्शन कमीशन ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद दिखा नहीं सकते। बिल्कुल कि भाई ये बिल्कुल अलाउ नहीं है कि जब तक जो है आप वोट नहीं पड़ जाते आप तो कोई एग्जिट पोल भी नहीं दिखा सकते, इसका कुछ बता ही नहीं सकते। इसके बावजूद सब लोगों ने अपने फेसबुक, ट्विटर और इन पर बता रखा कि भाजपा को इतना % वोट पड़ रहा है, इतना % वोट पड़ रहा है, दूसरे को इतना पड़ रहा है, तीसरे को इतना पड़ रहा है, और ये सब इलेक्शन कमीशन की खुली आंखों के सामने हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो शासन है, जो तंत्र है, जिन लोगों को हम कहते थे कि ये यूपीएससी से निकले हुए लोग हैं, देश का टॉप क्लास जो ब्रेन है, ये सुपर ब्रेन ये वाले लोग हैं, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा हम क्या कर रहे हैं? अगर हो सकता है कि उनकी आज कुछ ऐसी मजबूरियाँ हों कि सरकार ने उन्हें कहा कि भाई तुम इन बीजेपी वालों के बारे में कुछ मत बोलो, लेकिन जो आने वाली जो नस्ल है वो भी तो पूछेगी। और जो मसूरी का अगला बैच होगा यूपीएससी को क्या बोलेगा? वो ये तो देख रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन में अब जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, जो जिलों में जिलाधिकारी बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। और कम से कम अगर हमने ये मान लिया कि बाहर के अधिकारी अगर ऐसा ना कर रहे हो तो उन लोगों के सेंटीमेंट तो इस स्टेट के प्रति होना चाहिए ना, जो इस प्रदेश के लोग हैं, जिनकी पैदाइश इस प्रदेश की है, जिन्होंने यहाँ पढ़ाई लिखाई की, सब चीज़ करी है, वो उस यूपीएससी की जैसी गंभीर पढ़ाई को लेकर भी जो है बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे कि आपने खुली आंखों से अपने सामने एक पार्टी के पक्ष में ये सब होने दिया और उस पर एक्शन नहीं लिया, तो ये निश्चित रूप से ये आने वाले समय के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा रावत जी, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे, काफ़ी समय मैंने आपका ले लिया है, काफ़ी जानकारी आपने दी है, आपने पहले भी चुनाव देखे हैं, आज वर्तमान इसमें जो स्थिति है चुनावों की वो आप देख रहे हैं। अगर आज से 20-25 साल पहले की अगर हम बात करें और वर्तमान चुनाव की बात करें, माहौल, मुद्दे कितने बदले हुए दिखाई दे रहे हैं? दरअसल अब क्या है कि समय बदल गया है। कांग्रेस ने 60-70 साल तक इस देश में राज किया है, सब लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा, लेकिन आज जो परिस्थिति है वो उसमें अपने को नहीं डाल पाए। बिल्कुल, आज जो स्थितियाँ हैं वो उनको अभी 11th आवर तक नहीं पता था कि उनके खाते फ्रीज हो जाएंगे। उनको नहीं मालूम था कि उनके बगल में जो आदमी आज बैठा हुआ है वो कल सुबह तक जो है राजू भंडारी के रूप में जो है दिल्ली में तुम्हें दिखाई दे रहा है। उनको नहीं पता था कि जिस मनीष खंडूड़ी को आप ढो रहे हैं वो वहाँ पहुँच जाएगा। आप नहीं इमेजिन कर सकते कि जो चारों धाम हमारे हैं, गंगोत्री से 5 बार टिकट मिला या उनको विजय पाल सचवाण को, वो भाजपा में चले गए। उनके बगल में केदार सिंह रावत, वो भाजपा में चले गए। उधर बद्रीनाथ में आपके क्या नाम इनका राजू भंडारी, वो चले गए। उधर केदारनाथ में किसको चुन कर लाए थे? शैला रानी रावत, कहाँ चले गए? इन्होंने पूरे धाम के धाम कब्जा कर लिए और ये संदेश देने की कोशिश करेगी ऐसा हो। असल मुद्दे वही हैं कि आज इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि उत्तराखंड का जो अग्निवीर है उसका आने वाला कल क्या होगा, इस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। इस बात पर चर्चा नहीं हो रही कि जिस मूल निवास और भू कानून को लेकर सड़कों पर संघर्ष हुआ उसको लेकर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। आखिरकार अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल इस प्रदेश को बचाने का है और निश्चित रूप से इस प्रदेश के लोगों को बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस प्रदेश को जो संघर्षों से उन्होंने पाया, लाठी गोली से पाया, इतनी शहादतें हुई, लोग हमारे आंदोलन में जो है शहादत उन्होंने दी, उसके बाद अगर ये राज्य ऐसे मिला और आप ऐसे इसको गंवाने का काम करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आम जनमानस है, जो वोटर है, उसको इस बात का ज़रूर चिंतन करना चाहिए कि हमारे इस प्रदेश का भविष्य कैसे ठीक हो, जो परिसीमन की मार इस प्रदेश को न पड़े, यहाँ के जो राजनेता हैं वो बिकाऊ न हों बल्कि टिकाऊ हों, इस दिशा में वोट किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है कि किस प्रकार से जो हमारे मतदाता है उनको दलगत राजनीति से उठकर
अपने नेता को चुनना चाहिए। जिस प्रकार से कड़े संघर्षों के बाद उत्तराखंड राज्य मिला है, कई खून बहाए हैं, तब जाकर राज्य की प्राप्ति हुई है, और जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वोट दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बक्सर।